यस बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर अ चार्ज और मॉडिफिकेशन इज ड्यूली रजिस्टर्ड। अभी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस भी किया। जब भी कोई चेंज होता है लोन एग्रीमेंट में, जब भी कोई चेंज होता है दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन। उसे क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। तो लोन एग्रीमेंट में जब भी कोई चेंज होता है, जैसे मान लो हमने प्री पेमेंट कर दी, हमने लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज कर दिया, तो उसकी रीजन से हमें लोन एग्रीमेंट को मॉडिफाई करना पड़ा, तो फिर उसका भी रजिस्ट्रेशन, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वेयर a charge or modification is duly registered by the ROC. A certificate of registration modification shall be issued by the ROC in the prescribed form. The certificate so issued by the registrar shall be conclusive evidence. Evidence भी दो तरह के, एक होते हैं prima facie, एक होते हैं conclusive evidence। अच्छा, prima facie evidence कौन से होते हैं? आप किसी रूम में एंटर करते हो, वहां जो चीज जहां जैसे रखी है, कोई है तो कहाँ खड़ा है, ठीक है, कुछ क्राइम कमिट हुआ है तो कहाँ कमिट हुआ है, कोई चीज हुई है तो कहाँ, जो आपको देखने में दिखाई दे। क्या देखी हुई सारी चीजें सच होती हैं? तो प्राइमा फेसी एविडेंस किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। प्राइमा फेसी एविडेंस को कहा जाता है रिबर्टेबल होता है, उसको उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर चैलेंज हो सकता है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? फाइनल एविडेंस को कि इसको भाई चैलेंज नहीं कर सकता। जहाँ कंक्लूसिव एविडेंस आ गया मीन्स कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट इशूड है, चार्ज के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, इट मींस कंक्लूसिव एविडेंस है कि चार्ज रजिस्टर हुआ। तो कंक्लूसिव एविडेंस समझ में आ गया। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है भाई? जिसे चैलेंज नहीं है ना। प्राइमा फेसी एविडेंस कौन सा होता है? जिसे चैलेंज किया जा सकता है, जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है, जिस पर डिबेट हो सकता है, दैट इज नोन एज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी सुना हुआ पहले? क्या होता है प्राइमा फेसी का मीनिंग? क्या है प्राइमा फेसी? एट फर्स्ट इंस्टेंस, एट फर्स्ट साइट, इस तरह से कुछ भी कह सकते हो कि जहां मतलब आप फर्स्ट टाइम में जो चीज जैसे दिखाई देती है, दैट इज नोन एज प्राइमा फेसी। दैट इज नोन एज प्राइमा फेसी। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि कंक्लूसिव एविडेंस है जो सर्टिफिकेट दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज हैव बीन कंप्लाइड विद, कि आपने जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उन्हें पूरा कर लिया। ये इस बात का सबूत है। सेक्शन 77 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन चार्जेस, ये कह रहे हैं सेक्शन 77 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगा। लेट्स सी क्या लिखा है। The application of section 77 shall not be made to certain charges which are prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। भाई आरबीआई ने एक लिस्ट बना के दे दी है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? लेट्स सी, हमें बुक की रीडिंग भी एक बार लगानी है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन रजिस्टर? नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। भाई लिक्विडेटर के केस में जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, कंट्रोल किसके पास चला जाता है? लिक्विडेटर के पास। जब तक कंपनी एक गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी क्या है? गोइंग कंसर्न, कंपनी का कंट्रोल डायरेक्टर्स किसके हाथ में होते हैं? डायरेक्टर्स चलाते हैं। डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं। कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है, और भी कुछ चीजें। बट जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इनके इसके ऊपर कंट्रोल किसका आ जाता है? जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, लिक्विडेशन में लिक्विडेटर अपॉइंट, लिक्विडेशन में कौन अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। कंट्रोल कौन एक्वायर? पहले कंपनी को चला कौन रहे थे? डायरेक्टर। लिक्विडेशन शुरू होते ही कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? पता है डायरेक्टर्स एक फाइनल स्टेटमेंट में, लिक्विडेशन की स्टेटमेंट में पढ़ा हो, फाइनल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स बना के एसेट्स लायबिलिटीज की लिक्विडेटर्स को देते हैं। ये लोग साथ में चार्ज भी दे देते हैं कि अब कंपनी को आप दे। तो यहाँ पर लिखा है नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर। भाई चार्ज को वो कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो क्या है? अनरजिस्टर्ड। अगर वो क्या है? अनरजिस्टर्ड है। देखते हैं आगे। और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। नो चार्ज shall be taken into account by the liquidator or the insolvency professional। Insolvency जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो तब तक उस चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो क्या हो? रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्टर्ड होगा तभी उनके लिए वैलिड होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो वैलिड भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस मींस दैट द चार्ज विल बिकम void against the liquidator। चार्ज विल बिकम
void against liquidator and other creditors of the company अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, यही हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा बच्चों, void हो जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट वॉइड है। नाइदर द लिक्विडेटर नॉर एनी अदर क्रेडिटर विल गिव लीगल रिकॉग्निशन टू अ चार्ज दैट इज नॉट रजिस्टर्ड। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है अनरजिस्टर्ड चार्ज भी वैलिड है। जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, वाइंडिंग अप में जाएगी, चार्ज अनरजिस्टर्ड चार्ज वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे लिक्विडेटर हो चाहे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, अनरजिस्टर्ड चार्ज वॉइड रहेगा। और उस केस में क्या होता है, चार्ज होल्डर को क्या कंसीडर करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कंसीडर। अनरजिस्टर्ड चार्ज को लिक्विडेशन के टाइम पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कंसीडर। बच्चों क्या पैसे लेने का राइट खत्म हो जाएगा, किसी से आपने पैसे लेने हैं वो राइट खत्म हो जाएगा, नहीं, पैसे लेने का राइट खत्म नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जिस एसेट के ऊपर राइट था कि उसे बेच के पैसे रिकवर कर सकते हैं, वो राइट खत्म हो जाएगा। एसेट से पैसे रिकवर करने का राइट खत्म हो जाएगा। बैंक ने लोन दिया, चार्ज क्रिएट हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बैंक का पैसे वापस लेने का, लोन रीपे करवाने का राइट खत्म नहीं होगा। बैंक फिर भी पैसे रिकवर कर सकता है, बस जिस एसेट को एज ए सिक्योरिटी रखा था उसे बेच के बैंक पैसे रिकवर कर सकता है, वो राइट खत्म हो जाए, वो भी लिक्विडेशन अगर चार्ज अनरजिस्टर्ड है। बच्चों अभी केस देखते हैं। They are seeing another important consequence of non-registration. Important consequence of non-registration is that the charge holder loses priority. लोन वापस लेने का राइट खत्म नहीं होगा, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी एसेट्स को। जो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, लिक्विडेशन ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पिछले दरवाजे से घुसते हैं। सामने लाइन लगी हुई है पैसे लेने वालों की, वो अनसिक्योर्ड वाले, वो दूसरे लोग, वो सामने लाइन लगा के खड़े हैं। ठीक है, ये कहाँ से एंटर होते हैं, पिछले दरवाजे। अच्छा, ये क्या करेंगे, जो एसेट्स इनकी हैं बेचेंगे, जिन पर इनकी सिक्योरिटी क्रिएटेड है, अपने पैसे रिकवर करेंगे और निकल जाएंगे। अब क्या होगा, अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर सामने से आना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब पैसे वापस लेने का राइट है, लेकिन जो प्रायोरिटी थी वो खत्म हो गई, प्रायोरिटी खत्म हो गई, प्रायोरिटी नहीं मिली। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल 30 days shall not prejudice any right acquired in this property before the charge is actually registered। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैंने मिस्टर एक्स से लोन लिया, एज अ कंपनी मैंने मिस्टर एक्स से लोन लिया, भाई उनका चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, उनका चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, डिले हो गया। मैंने मिस्टर वाई से लोन लिया, बाद में लिया एज ए कंपनी, मैंने मिस्टर वाई से लोन बाद में लिया। मिस्टर वाई ने वेट किया, 30 days में मैं करवा रहा हूँ, 30 days के बाद मिस्टर वाई ने जाकर खुद रजिस्ट्रेशन। मिस्टर एक्स अभी भी वेट कर रहे हैं, वाई को प्रायोरिटी मिल जाएगी। अच्छा, उस एसेट पे पहला राइट किसका होगा, फिर वाई का होगा, पहले वो अपने पैसे रिकवर करे। जबकि अगर देखें, मिस्टर एक्स का चार्ज पहले क्रिएट हुआ था, मिस्टर वाई का चार्ज बाद में क्रिएट हुआ है ना। मिस्टर एक्स का चार्ज पहले क्रिएट हुआ, मिस्टर वाई का चार्ज बाद में क्रिएट हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले वाई का हुआ, बाद में एक्स का। तो प्रायोरिटी किसको मिल गई, वाई को मिल गई। यही पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कुछ ऐसे ही केस हो सकते हैं इसमें, देखो ध्यान देना सब। तो अब यहाँ लिखा क्या हुआ, सबसे पहले बैंक ये, ठीक है, इसने एडवांस कितना दिया, लोन कितने का दिया, 1 करोड़ का दिया, और किसको दिया, अब ये कंपनी है। अब ड्यूटी किसकी बनती है, आकाश लिमिटेड की ड्यूटी बनती है कि वो चार्ज को रजिस्टर करे। ड्यूटी किसकी बनती है, आकाश लिमिटेड की, चार्ज को रजिस्टर करे अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी इज लैंड एंड बिल्डिंग एट मुलुंड, एक जगह का नाम दिया हुआ। द चार्ज वाज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑन 1 जून 2000। भाई क्रिएट तो 1 जून 2019 को हुआ था, ठीक है। The company did not register the charge within 30 days. Subsequently, the charge was registered on the registration of charge कब हुआ, 13 after payment of ad valorem fees and providing sufficient cost। ठीक। In the meantime, अब यहाँ पर दूसरा केस आ गया, बैंक बी ने भी लोन दिया, किसको, आकाश लिमिटेड, has advanced rupees 2 करोड़ टू आकाश लिमिटेड। तो बैंक बी ने भी लोन दिया है आकाश लिमिटेड को 2 करोड़ का अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी ऑन 20 जून 2019। अच्छा, लोन दिया 20 जून 2019 को, चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन 27 जून 2019। कि ऊपर वाला चार्ज कब रजिस्टर हुआ, और सेकंड चार्ज, तो भाई पहले कौन सा रजिस्टर हुआ, ये पहले रजिस्टर हुआ, तो प्रायोरिटी भी इसी सीक्वेंस में मिलेगी, registration की सीख। Subsequently, Akash Limited goes into liquidation, कंपनी लिक्विडेशन में चली, and the property realizes only 2 करोड़। अब भाई दोनों खड़े हैं, बैंक ए भी खड़ा है लाइन में, बैंक बी भी खड़ा है, किसको मिलेंगे, बैंक बी को मिले, उसे प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उसका चार्ज पहले रजिस्टर है। किसी को डाउट तो नहीं बच्चे, यस बच्चे ध्यान देना।
अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। सेक्शन 77 में हमने देखा था रजिस्ट्रेशन करवा रही थी कंपनी, कंपनी का ऑब्लिगेशन। सेक्शन 78 में ऑप्शन है, इनके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन कराएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। और लीगल ऑब्लिगेशन था किसका? कंपनी। पेनल्टी लगेगी किस पे लगेगी? कंपनी पे लगेगी। इनके लिए तो ऑप्शन दिया है कि भाई अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो चार्ज होल्डर कौन है? जो लेंडर बैंक है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते। देखते हैं जरा क्या लिखा। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट नॉन रजिस्ट्रेशन, भाई नॉन रजिस्ट्रेशन या डिलेड से जो नुकसान होता है वो लेंडर, तो भाई उसके पास ऑप्शन तो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। नॉन रजिस्ट्रेशन और डिलेड रजिस्ट्रेशन would seriously affect the charge holder's interest, भाई चार्ज होल्डर का नुकसान होता है। Therefore, the law gives the charge holder a concession. Section 78 of the Companies Act 2013 empowers the holder of charge to get the charge registered in case the company creating the charge on its property fails to do so. भाई कंपनी अगर चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो कौन कराएगा? चार्ज होल्डर कराएगा। ऐसा ऑप्शन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया। कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज, भाई कंपनी के लिए तो मस्ट लिखा है, कंपनी के लिखा है मस्ट। इफ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, 30 डेज में रजिस्ट्रेशन। भाई कंपनी के लिए मस्ट था, इसके लिए मे अप्लाई टू द आरओसी और रजिस्ट्रार शेल गिव ए नोटिस। भाई बैंक आके किसी के अगेंस्ट भी कहेगा इससे मैंने लोन लिया है, इसको लोन दिया है और इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार कंपनी से भी तो पूछेगा, अरे ये सच बोल रहे हैं ना, तुमने लोन लिया है ना, तुमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है। रजिस्ट्रार किससे कंफर्म करेगा? कंपनी से, कि भाई आपके नाम से चार्ज फाइल करने के लिए आए हैं, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रजिस्टर करें, आपने लोन लिया है, आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है, तो रजिस्ट्रार किससे कंफर्म करेगा? कंपनी से। तो भाई इधर चार्ज होल्डर ने अप्लाई किया रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, द रजिस्ट्रार शेल भाई कंपनी से पूछना ही पूछना है, शेल गिव ए नोटिस टू द कंपनी कि भाई बताओ, कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, कितने डेज वेट करेगा? 14 डेज। कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन, तो वो मान लेगा कि जो बैंक ने अप्लाई किया वो करे, और वो क्या कर देगा? रजिस्टर कर, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर वो कहेगा आपस में बताओ क्या करें, सबूत दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इफ कंपनी रजिस्टर्स बाय इटसेल्फ, हो सकता है कंपनी खुद से ही रजिस्टर कर ले, और सफिशिएंट कॉज व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड, भाई कंपनी मना कर रही है कि नहीं ये चार्ज रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग रीजन कंपनी को देना होगा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन कंपनी को देना होगा। तो भाई अगर कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी के पास सफिशिएंट रीजंस भी हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजंस भी हैं, तो रजिस्ट्रार लेंडर के अप्लाई करने पे भी चार्ज को रजिस्टर नहीं, ठीक है ना। बट कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ठीक है। कंपनी कह सकती है कि भाई हमने तो, इनकी तरफ से चेक ही नहीं आया, हमने तो लोन लेते लेते कैंसिल कर दिया। होता है कई बार, मेरे साथ भी 2 बार हुआ है कि हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी उन्होंने कि हमारा भी मूड चेंज हो गया। स्टार्टिंग में हमने अप्लाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बता दी जो स्टार्टिंग में डिस्क्लोज की नहीं थी। वहां फिर क्या होता है, कई बार बैक स्टेप भी ले लेते, तो ऐसा हो सकता है कि वो अप्लाई कर दे रजिस्ट्रेशन कि हमने तो भाई लोन दे दिया, कंपनी क्या कहेगी, नहीं हमने लोन नहीं लिया। और अगर बात जस्टिफाइड हो जाती है तो फिर चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आगे क्या लिखें? अकॉर्डिंगली इफ ए चार्ज इज क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट तो हुआ, बट द कंपनी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन द चार्ज फेल्स टू डू, तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन था? कंपनी। कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। कंपनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? रजिस्ट्रेशन के लिए, और कंपनी ऐसा नहीं कर पाई विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 days एज प्रोवाइडेड सेक्शन 77। The person in whose favor the charge is created, that is charge holder, may apply to the ROC for registration of the charge along with the instrument of charge within the prescribed time from। सीधी सी बात है, कंपनी नहीं अप्लाई करेगी तो चार्ज होल्डर अप्लाई करेगा। बहुत हो गया। अच्छा बच्चों वही बात लिखी हुई है। अच्छा कितने फिर ये अप्लाई करेगा तो आरओसी को के पास कितना टाइम होगा? भाई आरओसी पहले तो नोटिस देगी, किसको नोटिस देगी? कंपनी को नोटिस देगी कि बताओ ये देखो ये चार्ज आया आपके नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्शन नहीं आता तो विद इन पीरियड ऑफ 14 days आफ्टर गिविंग नोटिस टू द ऑन पेमेंट ऑफ द
प्रिस्क्राइब फीस डन। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन को अलाउ नहीं करे सच रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय द चार्ज होल्डर। द कंपनी इटसेल्फ रजिस्टर्स द चार्ज। यहाँ पर दो ऑप्शन, या तो कंपनी खुद रजिस्ट्रेशन करा ले तो चार्ज होल्डर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या फिर कंपनी क्या दे दे, शोज सफिशिएंट व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड। ये दो कंसेप्ट क्लियर है? पलक, शिवानी, नाज़ीन? यस। रिकवरी ऑफ फीस, अगर चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन कराएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कंपनी की थी। अब रजिस्ट्रेशन किसने कराया? चार्ज होल्डर। तो क्या वो फीस जो उसने पे किया रिकवर कर सकते हैं कंपनी? देखते हैं रिकवरी ऑफ फीस। इन केस registration is effected on application made by the holder of charge, such person shall be entitled to recover from the company the amount of fee or additional fees paid by him to the ROC for the purpose of registered charge. Concept clear है बच्चों? Done. Yes sir. शिवानी, कौन रिकवर कर रहा है फीस को? किससे रिकवर कर रहा है? कौन सी फीस रिकवर कर रहा है? ये शिवानी कंपनी से। अच्छा, आपको समझ आ गया? वैसे सर आपकी वॉइस ना बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। मुझे वॉइस ना क्लियरली ऑडिबल नहीं है सर मुझे भी नहीं है आपकी साइड से। चलो कोई बात। अच्छा पलक, आपको क्लियर है? यस सर। एक्सप्लेन करना एक बार पलक। सर जो चार्जर है वो अपने मतलब जो भी उसने फीस या फिर एडिशनल फीस पे की होती है आरओसी को। हेलो, यस, क्लियरली ऑडिबल है सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल है। यस पलक, हेलो, आपको मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? ओके सर। हाँ सर, बीच में चली गई थी पर अब आ रही। ओके डन। हाँ जी पलक। सर जो चार्जर है ना वो अपनी फीस या फिर अपनी एडिशनल फीस जो भी उसने आरओसी को पे की होती है वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। एक ही लाइन में आपने बता दी, जो चार्ज होल्डर ने फीस पे की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। डन। तो रिकवरी ऑफ फीस की हम लोगों ने यहाँ बात करी। बच्चों सेक्शन 77 में हमने देख लिया क्या था, 78 में हमने देख लिया, 78 में चार्ज होल्डर का राइट देख लिया हमने, 77 में रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज देख लिया, 77 में क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ, ठीक है। 78 में क्या था? राइट ऑफ चार्ज होल्डर, ठीक है। 79 में क्या है? मॉडिफिकेशन। बच्चों सेक्शन 79 में कुछ खास है ही नहीं, 4 लाइनों में खत्म हो जाता है, मतलब बहुत लिमिटेड पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? मैंने लास्ट क्लास में भी एक लाइन बोली थी इसके ऊपर। मॉडिफिकेशन में कौन से प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं? क्रिएशन ऑफ चार्ज वाले प्रोविजन, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन में क्रिएशन ऑफ चार्ज वाले प्रोविजन ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। वही फॉर्म फाइल होंगे, ठीक है, उतने ही दिनों में फाइल होंगे, सारी चीजें वही रहती, ठीक है ना। बाकी अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह आई हो तो वो देख, ठीक है, ध्यान दो। देखो सेक्शन 79 में मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना हो। कौन कौन सी सिचुएशन में? देखो, एक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। मॉडिफिकेशन में ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा जो पहले नहीं बताया, ठीक है, कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिस पर पहले से चार्ज क्रिएटेड। बच्चों हो गया लोन एग्रीमेंट में, वैसे चेंज हो गया ना लोन एग्रीमेंट, बट पर्टिकुलरली ये एग्जांपल नहीं दिया था। यहाँ पर लोन एग्रीमेंट में चेंज होगा, पहले चार्ज किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड था, अब किसी और के नाम पे। पहले जिसके नाम पे था वो अब सेलर बन गया, उसने बायर जिसको प्रॉपर्टी बेची अब वो चार्ज अपने नाम से रजिस्टर कराएगा। इसे क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ terms and conditions or modification in the extent or operation of any charge already registered। जो चार्ज पहले से रजिस्टर्ड है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में, ठीक है, कुछ भी अगर चेंज करते हो तो वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में आए, ठीक है, डन। इस पर ज्यादा भी टाइम नहीं दूंगा। यहाँ पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 7, बात वही ढूंढ, क्या कहा इन्होंने? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन बोथ द अबव सिचुएशन। कह रहे हैं क्यों दोबारा मेहनत करें? जो प्रोविजन, जो प्रोसीजर हमने सेक्शन 77 में क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए पढ़ा था वही किस पर एप्लीकेबल होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पे भी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। तो अब वो जो केसेस हैं जो हमने ऊपर पढ़े, क्या बच्चों क्या लिखा है? कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। हाँ जी, कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है भाई जिस पर पहले से चार्ज क्रिएटेड है,
सेक्शन कौन सा? 79. In case of property where charge is already registered and if it is sold with the permission of the holder of मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी जिसने एक्वायर की है सब्जेक्ट टू चार्ज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग, जो कंपनी परचेज कर रही, जो कंपनी एक्वायर कर रही, उसकी ड्यूटी सेक्शन 79 में क्रिएट कर दी गई है बाय द लॉ. कंपनी एक्वायरिंग इट to get the charge registered in accordance with section 77. In other words, the earlier charge should get, पहले वाला चार्ज खत्म कर, ठीक है, जो सेलर के नाम से चार्ज क्रिएटेड था उसे खत्म करना होगा, और अब चार्ज किसके नाम से क्रिएट होगा? बायर के नाम से क्रिएट. तो earlier charge should get vacated, in its place new charge should get registered by the company which has acquired. और अब किसके नाम से? जिसने एक्वायर किया है उसके नाम से रजिस्टर होगा. अच्छा, फिर बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज अ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस एटसेट्रा.